गाइस, मैं निशा अधिकारी और स्टूडेंट सर्कल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हिस्ट्री के कुछ बहुत एमसीक्यू लेकर आई हूँ। ये एमसीक्यू ऐसे कुछ बहुत क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे, और जिन कॉन्सेप्ट को या फिर टॉपिक को आप लोग नहीं पढ़े होंगे उसका भी ये वो उस उन सभी टॉपिक को ये क्लियर कर देंगे एमसीक्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के अध्ययन को कितने भाग में बांटा गया है? भारतीय इतिहास के अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया है? हम लोगों को पता है कि हमारी पढ़ाई के सुविधा अनुसार भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ये 3 हिस्सा में बांटा गया है हमारे भारतीय इतिहास को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है या फिर कौन सा है? ये ऑप्शन है, पहला संहिता, दूसरा वेद, तीसरा पुराण और चौथा ऐतिहासिक ग्रंथ। इनमें से सबसे पुराना जो है वो वेद है। जिसका संकलन करता है, जो संकलन किए हैं उनका नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेद उपदेश देता है किस चीज़ के बारे में? वेद उपदेश देता है, पहला जाति का, दूसरा धर्म का, तीसरा परंपरा का और चौथा वसुधैव कुटुंबकम का। तो आंसर हो जाएगा चौथा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के कौन से मंडल को खील कहा जाता है? ऋग्वेद है, उसके कौन से मंडल को खील कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 9वें मंडल, दूसरा 11वें मंडल, 8वें मंडल और 5वें मंडल। इसका आंसर हो जाएगा 8वें मंडल। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखा हुआ ऋचाओं को खील कहा जाता है। मतलब जो ऋचा है हाथ से लिखा हुआ, 8वें मंडल को कहा जाता है। यहाँ पे मैं ऋचा का मीनिंग आगे चल के बताऊँगी क्योंकि वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित है? पहला ऑप्शन है दूसरे मंडल, दूसरा है तीसरवें मंडल, तीसरा है 6वें मंडल और चौथा है 10वें मंडल। इसका आंसर हो जाएगा 10वें मंडल। अब हम देखते हैं 10वें मंडल में किस हिस्सा में है। तो पुरुष सूक्त जो हिस्सा है उसमें है ये 4 मंडल के बारे में, 4 वर्ण के बारे में। पहला वर्ण हो जाता है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो हुआ है वो ब्राह्मण का, भुजा से ब्रह्मा जी के भुजा से क्षत्रिय और उनके जंघा से वैश्य और उनके चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? सबसे पुराना जो सोर्स है वामनावतार का, वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? इसमें बहुत सारे इंद्र के लिए किया हुआ है, अग्नि के लिए किया है, इसमें है। तो इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की गई है रचना? इसका आंसर हो जाएगा 250 ऋचाएँ अग्नि के लिए की गई है, इंद्र के लिए की गई है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में अग्नि के लिए अभी बताइए ना, ऋग्वेद में इंद्र के लिए, अग्नि के लिए गायत्री मंत्र बहुत कुछ है, उसी तरह अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा 200। अब हम आगे देखेंगे, यजुर्वेद के पाठकर्ता को खालिस्थान कहते हैं। इसमें अब ऑप्शन देखिए, होत्री, अद्रव्यु, उद्रात्री, उग्रश्रवा। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वयु। और एक चीज़ यहाँ पे बता दो, जो यजुर्वेद है ना, वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य में भी है और पद्य में। यही एक ऐसा वेद है जो कि गद्य में भी है और पद्य में भी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र तथा कितने पद हैं? जो अथर्ववेद है उसमें कुल कितना मंत्र और कितना पद है? आंसर हो जाएगा 731 मंत्र और लगभग 6000 पद। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ है। सामवेद जो है उसमें साम का अर्थ है, पहला नृत्य, दूसरा मंत्र, तीसरा श्लोक और चौथा गान। तो इसका आंसर हो जाएगा साम का अर्थ है गान, गाना से है। साम का जो शब्द है उसका अर्थ है गान। अब इसका कहाँ पे क्या प्रयोग होता है देखते हैं, मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन। मतलब जो सामवेद है उसमें, अब साम का मतलब क्या, गान,
तो जो यज्ञ के अवसर पे गाया जाता है जो मंत्र, उसको वहाँ संकलन किया गया है सामवेद में। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ऋचाओं का अर्थ है, अभी बताई थी ना कि ऋचा ऋचा बार बार पढ़ते आए हैं हम लोग ऋचाओं का। अब ऋचाओं का मीनिंग यहाँ पे देखेंगे। ऋचाओं का क्या अर्थ होता है? गान, मंत्र, मंडल, सूक्त। तो इसका अर्थ होता है, ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्र। ऋचा का अर्थ होता है मंत्र। हम आगे देखेंगे, कौन से वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? मतलब 4 वेद हैं, हम लोगों को पता है कि 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और एक अथर्ववेद। इसमें से इन चारों में से कौन सा एक ऐसा है जिसमें कि कोई भी किसी भी तरह का ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है इन चारों वेद में से? देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद दोनों में ही किसी भी ऐतिहासिक घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम देखेंगे कि कौन से वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? इन चारों वेद में से कौन सा वेद है जो कि कन्याओं का जन्म के बारे में निंदा करता है? उसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है जो कि कन्याओं का जन्म का निंदा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंधविश्वास का वर्णन कौन से वेद में पाया जाता है? इन चारों वेदों में से जो अंधविश्वास के बारे में कौन से वेद में मिलता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू टोना और जितना भी अंधविश्वास के बारे में इसी में है। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद में किसे कुरुओं का राजा कहा गया है? ऑप्शन पहला है परीक्षित, लोमहर्ष, उग्रश्रवा, वेदव्यास। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि मैं कुछ बहुत ऑप्शन दी हूँ। ये क्वेश्चन तो ये है आप लोगों का बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और जो भी टॉपिक अनटच्ड हो गया है आप लोगों से वो उससे इससे मतलब कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ बहुत ऑप्शन ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन को भी अच्छे से एनालिसिस करें। इसका आंसर हो जाएगा परीक्षित। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में कहा गया है? इसका आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वेदों की संख्या कितनी है, इनके राइटर के बारे में या संकलनकर्ता का। ऐसा सेम एज, मैं ये तो नहीं गारंटी दूंगी कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, लेकिन ये बस एक आप लोगों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है पढ़ने के बाद, बस उसके लिए है। मैं ये नहीं झूठ में बोलूँगी कि यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए या फिर जो छूट गया है आप लोगों से उसे कवर अप करने के लिए है। और कुछ बहुत ऑप्शंस हैं जिससे कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी में खुद से एनालिसिस करने होंगे, और एमसीक्यू के थ्रू कुछ बहुत क्वेश्चन आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। हम अभी देखते हैं ये पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से कि केवल सिर्फ और सिर्फ 5 कौन कौन से? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। इन पांचों में ही राजा की वंशावली, मतलब राजा की जो जनरेशन है उसके वो पाई जाती है, बाकी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, जो पुराण है उसमें से सबसे पुराना और प्रामाणिक कौन है? तो उसका आंसर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है, अब इसमें ना कुछ बहुत ऐसे भी होते हैं जैसे कि गुप्त पीरियड, ऐसे कुछ है ना, वो भी इससे भी रिलेटेड है। मैं अगले क्लास में लेकर आऊँगी उसका भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो सबसे पुराना कौन है? मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति खालिस्तान संहिता से प्राप्त होती है। संहिता होती है ना हमारी, संहिता क्या होता है? संहिता ये भी हम देखेंगे कि संहिता क्या होता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें कि जुआ और शराब के जैसा ही स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। वहाँ बताया गया है जुआ और शराब जैसे कि दोष है, उसी तरह स्त्री भी पुरुषों का तीसरा दोष है। अब वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? इस वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। उनमें से कौन कौन है देख लेते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं वेदों को समझने के लिए, इसकी रचना की गई है।
हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? जो पूरा क्रमबद्ध क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे है वो कहाँ है? तो उसका आंसर हो जाएगा पुराणों में। अब देखेंगे कि पुराण है उसके रचयिता कौन है? तो ऐसा माना जाता है कि इसके रचयिता लोमहर्ष या फिर उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, या लोमहर्ष को या उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। मैं ऑप्शन भी दी थी पीछे ये दोनों, इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि जो ऑप्शन है ना उसको आप लोग एक बार सेल्फ स्टडी में एनालिसिस अच्छे से करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये गारंटी नहीं ले सकते हम लोग कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। और फैक्ट्स तब तक याद नहीं रहेंगे जब तक कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो फैक्ट्स अपने आप ही याद हो जाएंगे और वो भूलेंगे भी नहीं हम लोग, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत होता है कि चाणक्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है। ये बहुत इजी, सब कोई को आता है कि वो अर्थशास्त्र होती है, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप में क्वेश्चंस हैं। देखेंगे आप लोग, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित है? अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सिंपल हर बार ऐसा नहीं हो सकता है ना कि उसके बारे में हो सकता है डिटेल्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चाणक्य द्वारा लिखित जो कि अर्थशास्त्र, यहाँ पे देखिए और एक आंसर मिल जा रहा है कि चाणक्य के द्वारा लिखी हुई बुक कौन है? अर्थशास्त्र है। अब हम देखेंगे कि ये कितने अधिकरणों और एवं प्रकरणों में विभाजित है। इसका आंसर हो जाएगा 15 अधिकरण में है और 18 प्रकरण में है। अब इसमें क्या है, अब हम देखेंगे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र में क्या है। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है उसमें। किस काल की, ये क्वेश्चन आ सकता है कि चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र में कौन से काल के इतिहास के बारे में जानकारी है? तो याद रखेंगे मौर्यकालीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने या फिर किसके द्वारा किया गया था? अब यहाँ पे देखेंगे जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का पूरा क्रोनोलॉजी से लिखने का किसने सबसे पहला प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हण। अब देखेंगे कल्हण का एक बुक भी है, जिसका किताब भी उन्होंने एक लिखे हैं, जिसका नाम है राजतरंगिणी। ये बहुत फेमस बुक है राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी में क्या है, तो इसमें कश्मीर के इतिहास से है, जो कश्मीर का इतिहास है उसके बारे में राजतरंगिणी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत खालिस्तान में सुरक्षित है, कौन से बुक में सुरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा चचनामा। अब चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद हैं। यहाँ से और एक क्वेश्चन मिल गया कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि चचनामा के लेखक कौन है, तो फिर यहाँ आंसर हो जाएगा अली अहमद। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र खालिस्तान अभिलेख में हुआ है। जैसे कि हम लोग पता है कि अभिलेख के बारे में भी पढ़ना है, अभिलेख के बारे में पढ़ना। अब उसमें से क्वेश्चन देखते हैं। सभी अभिलेखों के बारे में तो डिटेल्स में जान नहीं है, लेकिन कुछ बहुत फैक्ट्स मैं यहाँ पे, सारा तो पॉसिबल नहीं है लेकर आना, इसलिए कुछ बहुत यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो भारतवर्ष का जिक्र है किसमें? ये कुछ बहुत अभिलेख का नाम मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको आप लोग डिटेल्स में अच्छे से एक बार पढ़ लें, क्योंकि इन चारों पांचों से आ जाए तो कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। अब जो गरुड़ स्तंभ लेख है, एरन अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, इन सबको आप लोग डिटेल्स में एक बार गूगल में चेक करके थोड़ा बहुत पढ़ लें, जिससे कि इन सबसे भी क्वेश्चन आने पे छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? देखेंगे कि अब इसमें भी कुछ बहुत मैं लिख दी हूँ, कुछ बहुत अभिलेख का नाम, इन सबको भी अच्छे से पढ़ें। इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य खालिस्तान शासकों ने किया, कौन से शासक ने किया? इसका आंसर हो जाएगा यवन शासक ने। सबसे पहले यही लोग सिक्कों पे लेख लिखने का काम शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी खालिस्तान अभिलेख से प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, कौन से अभिलेख से मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा गरुड़ स्तंभ लेख। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मैं नेक्स्ट डे और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी, लेकिन प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन को देखने से बस ये पैटर्न देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ थोड़े इजी भी क्वेश्चन हैं और थोड़े टफ भी हो सकते हैं किसी के लिए, लेकिन सब मिक्स है।
ये क्वेश्चन आप लोग फिर से एक बार एनालिसिस करें अच्छे से, और सभी जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको सेल्फ स्टडी में एनालिसिस करें, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन इस पैटर्न में आ सकते हैं। और इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते गई हूँ, और कुछ बहुत टॉपिक जो आप लोग हो सकता है छूट गया हो या याद ना हो, उससे भी कुछ बहुत क्वेश्चन यहाँ पे मैं बना ली हूँ। इसलिए क्वेश्चन के पैटर्न को देख के आप लोग और अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ें। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल के लिए फिर मैं कुछ बहुत क्वेश्चन आप लोगों के